आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में जो क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है उसमें लगभग 35% पूर्ति हो गई है। तो अब आप लोग इसे शीघ्रातिशीघ्र 100% पहुंचाएं। आज भारत की ओर से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई जेट इंजन को लेके, और इस घोषणा के बाद से आप ये समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच जो इस प्रकार की वार्ताएं चल रही थी उस पर लगभग पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका में कोई किसी प्रकार का पहले से डिफेंस प्रोग्राम नहीं चल रहा। कई सारे डिफेंस प्रोग्राम अच्छे चल रहे थे, इंक्लूडिंग आर्टिलरी में M777 और आर्टिलरी का काफ़ी कुछ एम्यूनिशन वहाँ से प्रोक्योर किया जाता है और कैलिबर क्लास ये सब उधर से आता है। प्लस आपके कुछ जो हेवी लिफ्ट हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, C-17 है और C-17 ग्लोब मास्टर जिसको बोलते हैं वो है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं जो छोटा प्लेटफॉर्म है वो भी है। एयरबस का C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका भी बड़ा आदेश आज दिया गया है। बड़ा आदेश अर्थात अब कुल मिला के इस आदेश के साथ में 106 C-295 हो जाएंगे। और C-295 के साथ बड़ी बात यह है कि C-295 जो है वो भारत में ही बन रहा है। तो ये भी, लेकिन एयरबस का है तो ये भी एक मैसेज है, क्योंकि हमारा जो चाचा ट्रम्प है वो कहता है, वो ये नहीं कहता कि भाई हमसे कुछ लो, दूसरों से ले तो हमसे भी लो, नहीं ये नहीं कहता है। वो कहता है कि सब कुछ हमसे ही लो, दूसरों से कुछ मत लो। तो ये तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल है नहीं ना, ये तो कोई कैसे मान सकता है। तो ये जो चल रहे हैं सारे के सारे कोलैबोरेशन वाले, वो इसी पर निर्भर है कि आप कैसे इसको चलाते हैं। बड़ी बात यह है कि भारत ने सीधे ये कह दिया है कि, यानी राजनाथ सिंह जी ने आज घोषणा की, और ये घोषणा ये की कि भाई हम साफरान इंजन जो फ्रांस का है वो लेंगे, और हमारा जो एमका यानी अभी तेजस 1A आने वाला है, उसके स्क्वाड्रन आएंगे वो, उसके बाद तेजस 2 चल रहा है अभी, तेजस MK1A के 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है और ये 97 मिला के कुल आप समझिए 183 MK1 मार्क 1A हैं, और उसके बाद फिर 120 कम से कम मार्क 2 का बताया जा रहा है। लेकिन यह है कि संभवतः वो 200 से 250 तक मार्क 2 किए जाएंगे, और उसके बाद फिर एमका जो है वो टेक ओवर कर लेगा। अब एमका 2 इंजन है, बाकी जितने भी मैंने बताया ये सब सिंगल इंजन है। समस्या जो आ रही है वो मार्क 2 में ही आ रही है, क्योंकि जो सप्लाई हो रही है इंजन्स की, GE404 की सप्लाई चालू है। GE414 के लिए जो बातचीत चल रही थी उसमें अब
अमेरिकी सरकार ने अड़ंगा डाल दिया है। तो अब एमका के लिए जो सैफरन के साथ में समझौता हो गया और 120 किलो न्यूटन का ये इंजन बनना है। लेकिन हमको एक 100 किलो न्यूटन से 110 किलो न्यूटन के रेंज के बीच में भी एक इंजन की आवश्यकता है जो कि पावर कर सके मार्क 2 को, तेजस मार्क 2 को। तो तेजस मार्क 2 के लिए जो इंजन की बात चल रही है, वो भी अब इस सैफरन के फाइनल हो जाने के बाद से वो भी आगे हो जाएगी, क्योंकि सैफरन का एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट आया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी डिजाइनिंग एन इंजन टू फिट एन एयर फ्रेम। क्यों? क्योंकि तेजस मार्क 2 का एयर फ्रेम डिजाइन हो चुका है। उसकी जो इंजन कैविटी है वो डिजाइन हो चुकी है जहां इंजन फिट होना है। तो वो जी 414 के हिसाब से डिजाइन हुई है। अब उसी जी 414 में हमको फिट करना है सैफरन। तो फिर सैफरन को ये नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सैफरन के पास सारे रेडीमेड टूलिंग है, रेडीमेड प्रोसीजर्स है, तो वो अपना इस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि अमेरिका को आज बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है। उन्होंने देख लिया कि हमारी धमकियाँ जो हैं ये सब बेकार की हैं, इनका कोई असर नहीं होता। भारत तो अंततः जो उसके हित में होगा वही करेगा। बात बता दूँ आपको कि बातचीत जो है वो जेट इंजन के लिए, आगे के लिए जेट इंजन के लिए एक रशिया का इंजन है, एल सीरीज़ का, शायद एल 11 है, उसकी बात चल रही है, क्योंकि उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो अ, इस क्लास के इंजन्स में सबसे बेहतर बताया जाता है, यानी करीब 12 का है। सैफरन का 10 बताया जाता है और जीई का जो F-35 में लगता है 414, उसका बताया जाता है कि वो लगभग 11 का है। बहुत अधिक अंतर नहीं है। जब तक डिज़ाइन होगा उसमें ना मटीरियल्स में इम्प्रूवमेंट करके इतना थ्रस्ट टू वेट रेशियो तो इतना इम्प्रूव किया जा सकता है डिज़ाइन से ही खाली। अब मोदी जी ने एक और टास्क दे दिया है और उन्होंने कहा है कि भई जेट इंजन में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो अब जेट इंजन में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारे बहुत सारे उपाय हैं। एक एचटीएफई करके, एचटी में पीई करके एक इंजन कुछ एचएएल ने बनाया था। उसके ऊपर भी फंडिंग की बात कर रहे हैं। भई एचएएल तो अपनी इंटरनल फंडिंग भी कर सकता है। उसके लिए क्या दिक्कत है भई? हाँ, 1500 करोड़ उसके लिए डाल देने के लिए। प्लस डीआरडीओ का जो जीटीआरई है, गैस टरबाइन रिसर्च अ, जो उनकी एजेंसी है, वो अपने कावेरी इंजन का वो बना चुकी है केडीई। अब आफ्टर बर्नर लगा देंगे उसमें, तो आफ्टर बर्नर लगा के कह रहे हैं कि भई 80 न्यूटन तक तो वो ले आएँगे, चाहिए 90। तो अब इसके लिए रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो बेसिक इंजन है, जो डेरिवेटिव इंजन है, उसकी तो जो क्षमता है वो 404 के बराबर ही है। अब वो 404 के बराबर तो है, लेकिन चूँकि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम है, कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो लगभग 8 साढ़े 8 ही है, तो इसलिए उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन ये है कि घातक में सीधे ही इसको उपयोग में लाया जा रहा है। पहले ये कहा गया था कि भई इसको पहले तेजस में उड़ाया जाएगा और तेजस में उड़ाए जाने के बाद में अ, फिर उसके बाद घातक में लगाया जाएगा। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो हमारा घातक यूसीएवी है, जो एमयूएमटी, मैन अनमैन्ड टीमिंग में जो काम आएगा, उस मैन अनमैन्ड टीमिंग वाले घातक में ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है, केडीई। और इसी में आफ्टर बर्नर लगा के इसको 80 किलो न्यूटन तक ले जाया जाएगा और जैसे ही सफल होंगे किसी भी तरह से इसको 90 किलो न्यूटन तक ले जाने में, तो आप देखेंगे कि फिर उसका उपयोग जो है वो आपके मार्क 1 ए के लिए भी किया जा सकता है। अब इसके हम ग्लोबल रैमिफिकेशंस सोच लें कि ग्लोबल रैमिफिकेशंस क्या होंगे?
अभी 2 दिन पहले पीटर नवारो ने, जो कि एक बहुत बड़ा हॉक है ट्रंप के एस्टैब्लिशमेंट में, वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, दुनिया भर की बातें करता है और कहता है कि साहब ये बिल्कुल गलत है कि हमारा जो जेट इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। मत करो। अब जो सैफ़्रॉन आ रहा है वो फुल टीओटी के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोडक्शन इन इंडिया उसके साथ में आ रहा है। और उसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि क्रिस्टल ब्लेड के ऊपर ही यह निर्भर होता है कि कितना टेम्परेचर इंजन सह सकेगा। इंजन का टेम्परेचर जितना अधिक आप इंजन का टेम्परेचर ले जा पाएँगे, उतना ही उसमें थ्रस्ट जनरेट होगा। और उसके लिए वो जो क्रिस्टल ब्लेड होता है, जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, उनको क्रिस्टल ब्लेड कहा जाता है। वो क्रिस्टल ब्लेड एक स्पेशल अलॉय के साथ बनाया जाता है। उस स्पेशल अलॉय के साथ में जब आप बनाते हैं, तब वो लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड यदि वो सह सकेगा, तो वो ऑप्टिमम थ्रस्ट आपको दे देगा। यहीं पर समस्या आ रही थी कि हमारा जो कावेरी इंजन आया था, उसका जो क्रिस्टल ब्लेड जो यहाँ बनाया था, वो 1020 के ऊपर ले नहीं पा रहा था। अब संभवतः वो समस्या अभी सुलझ गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अंकल सैम को एक और तगड़ा झटका। हमारे स्वदेशी जेट इंजन्स हमारे स्वदेशी जेट इंजन्स का मार्ग और भी प्रशस्त हो गया है, पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। क्योंकि ये भारत में बनेगा, स्वदेशी ही है, लेकिन पूर्णतः स्वदेशी उसका भी अगला स्टेप जो है वो कावेरी इंजन के माध्यम से तैयार हो रहा है। यूसीएवी में यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल में तो उसका उपयोग हो ही जाएगा। तो एक जो लेवल नीचे है फाइटर एयरक्राफ्ट के, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के, तो आजकल जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो गए हैं। तो आइए इस समाचार को हम सेलिब्रेट करें। अत्यंत सुंदर समाचार है और बधाई दें भारत सरकार को कि किसी भी तरह से अमेरिकन ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकी, और बधाई दें फ्रेंच सरकार को भी, जो कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मामेंट सेल पॉलिसी चलाती है और धमकी में नहीं आती है अमेरिका के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।